नमस्कार दोस्तों, सोमनसी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग विश्व भूगोल के टॉप 30 एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इनके पूछे जाने की संभावना भी बहुत अधिक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए इसको देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कोरोना एक उपकरण है जिससे मापा जाता है, यानी कोरोनाग्राफ हमारा एक ऐसा उपकरण है जिससे मापा जाता है। क्या मापा जाता है? सूर्य से आने वाला विकिरण, ग्रहों द्वारा प्रकाश परावर्तन, अंतरिक्ष में उठने वाला तूफान और चौथा ऑप्शन है तारों की दूरी। तो कोरोनाग्राफ के द्वारा अंतरिक्ष में उठने वाला तूफान मापा जाता है, अतः इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सी, यानी कोरोनाग्राफ के द्वारा हम अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की माप करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करना है। पहला कथन है, किसी पिंड का अल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। बुध का अल्बिडो पृथ्वी के अल्बिडो से बहुत अधिक है। उपर्युक्त कथनों में कितने कथन सही हैं? तो उपर्युक्त कथनों में कितने कथन सही हैं हमको यह बताना है। तो बताइए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और न तो एक और न ही दो। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें केवल एक, पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है, तो इसमें ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? तो पृथ्वी परिभ्रमण करते समय करीब करीब कितनी दूरी तय करती है, बताइए आप लोग। इसका क्या हो जाएगा? इसका हमारा हो जाएगा, चार विकल्प हैं, 28 किलोमीटर, 59 किलोमीटर, 69 किलोमीटर और 79 किलोमीटर। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 28 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 28 किलोमीटर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपोजी, पेरिजी, अपसौर और उपसौर। यानी ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है, अतः विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसके चार टर्म हैं। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अपोजी किसको कहते हैं। अपोजी क्या होता है? ठीक है, यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं जैसे चंद्रमा या उपग्रह के लिए सबसे दूर का बिंदु है। यानी अगर पृथ्वी से चंद्रमा की जो सबसे दूर की स्थिति होती है उसको अपोजी कहा जाता है। पेरिजी, यह इसको उपभू कहते हैं। ठीक है, उपभू और अपोजी को पेरिजी। यह खगोलीय पिंड जैसे चंद्रमा या उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी की सबसे करीब, यानी जो खगोलीय पिंड पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है उसको उपभू या पेरिजी, और जो दूर होता है उसको अपोजी या अपभू कहा जाता है। तो यहाँ पे आप अपोजी और पेरिजी यानी अपभू और उपभू उस अच्छी तरह से समझ लीजिए। और अपसौर है, अप और उप। अप मतलब होता है दूर, उप मतलब समीप होता है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अप माने दूर, उप माने समीप। तो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो वह घटना अपसौर कहलाती है, और यह कब होती है? 4 जुलाई को। और उपसौर यानी सूर्य के सबसे निकट जो बिंदु होते हैं पृथ्वी का,
उस स्थिति को उपसर्ग कहते हैं और यह घटना कब होती है? 3 जनवरी को। तो यहाँ पे हमने चारों पॉइंट आपको पेरजी, अपोजी, अपसौर और उपसौर को अच्छे से समझा दिया। आप समझ गए होंगे, मुझे आशा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार के प्रतिदिन 52 मिनट के विलंब का कारण, यानी जो किसी भी स्थान पर प्रत्यक्ष ज्वार आता है प्रतिदिन 52 मिनट देरी से आता है, इसके देरी का कारण क्या है? इसके देरी का कारण क्या है? चंद्रमा का परिक्रमण, पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण घूर्णन और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन ए, यानी चंद्रमा का परिक्रमण। ठीक, चंद्रमा के परिक्रमण के कारण ही जो प्रत्यक्ष ज्वार होता है प्रतिदिन 52 मिनट देरी से आता है। इसका रीजन समझ लीजिए, व्याख्या हम देख लेते हैं। प्रत्येक दिन प्रत्यक्ष ज्वार लगभग 52 मिनट की देरी से आता है, क्योंकि पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, जबकि चंद्रमा भी इसी समय पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है। इस कारण से जब पृथ्वी घूमकर वापस उसी स्थान पर आती है जहां से पहले ज्वार आया था, तो चंद्रमा थोड़ा आगे बढ़ चुका होता है और ज्वार को फिर से इस स्थान पर पहुंचने के लिए थोड़ी अतिरिक्त गति की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए जो ज्वार होता है यह प्रतिदिन 52 मिनट देरी से आता है, क्योंकि जो चंद्रमा होता है परिभ्रमण जब करता है तो वह जहाँ पहले ज्वार आया रहता है उससे आगे बढ़ जाता है। तो पृथ्वी का घूर्णन काल यह भी आप जान लीजिए 24 घंटा होता है, जबकि चंद्रमा का जो घूर्णन काल होता है वह 27.3 दिन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूर्य से परितः चक्कर लगाने वाले ग्रह का वेग नियत रहता है, सूर्य के समीप होने पर अधिकतम होता है, सूर्य से अधिकतम दूरी पर अधिकतम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सूर्य के समीपतम होने पर अधिकतम होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसमें व्याख्या की बहुत ज़रूरत नहीं है। ग्रह का वेग सूर्य के समीप आने पर अधिकतम होता है, यह अभिग्रहों का जो नियम होता है उसको हम लोग देखेंगे तो वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन, पृथ्वी के दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति, पृथ्वी के दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर और मकर रेखा पर। तो ध्रुवों की जो दैनिक घूर्णन की अधिकतम गति कहाँ पर होती है? ये हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, जैसे ए पृथ्वी होती है, ठीक, ए भूमध्य रेखा होती है, ठीक है, और ये पोल होते हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन की अधिकतम गति भूमध्य रेखा पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। भूमध्य रेखा पर कितनी है? 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह गति ध्रुव की ओर कम होती जाती है, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, भूमध्य रेखा है, जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो यह गति कम होती जाती है और ध्रुव पर लगभग 0 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है, अक्षांश बढ़ने के साथ यह गति कम होती जाती है, यह भी आप याद रखिए, यानी अक्षांश जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे यह गति कम होती जाएगी। ध्रुवों पर घूर्णन की गति सबसे कम होती है, जो लगभग 0 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो यह याद रखिए इसको, ध्रुवों पर यह बहुत कम होती है और भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का जियोइड आकार होता है घूर्णन के कारण, परिक्रमण के कारण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए
क्या हो जाएगा, जो पृथ्वी का जियोइड आकार होता है यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, यानी विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब पृथ्वी का जियोइड आकार होता क्या है इसको समझ लेते हैं। जियोइड एक अनियमित आकार है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, यानी पृथ्वी का यह जो जियोइड आकार है यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई और ध्रुवों पर चपटी है, जिससे यह चपटा दीर्घवृत्ताभ जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो जियोइड समझ में आ गया आपके। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं? दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार, परवलयाकार और अतिपरवलयाकार। तो बताइए सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किन कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं? ए हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन ए, यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य इन कक्षाओं के एक केंद्र बिंदु पर स्थित होता है, इसलिए ग्रह कभी सूर्य के करीब होते हैं तो कभी दूर। तो देखिए जैसे ये दीर्घवृत्ताकार है, तो मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, तो जैसे कोई भी ग्रह यह इसकी परिक्रमा कर रहा है तो कभी यह सूर्य के नज़दीक हो जाएगा, कभी सूर्य के दूर हो जाएगा। तो यही इसका रीजन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य से दूर रहती है क्यों? जो पुच्छल तारे होते हैं, ठीक है, इनकी जो पूंछ होती है, ठीक है ना, ये पूंछ ये सूर्य है, हमेशा सूर्य से दूर होती है। इसका रीजन क्या है? सूर्य के परितः पुच्छल तारा के घूमने के कारण, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण दाब के कारण। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण दाब के कारण यहाँ से जो सूर्य है, यहाँ से जो विकिरण निकलता है उसके दबाव के कारण ये जो पुच्छल तारे होते हैं इनकी पूंछ नीचे की ओर हो जाती है। ठीक, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य से दूर रहती है क्योंकि सूर्य की गर्मी और सौर हवा पुच्छल तारे की धूल और गैस को बाहर धकेलती है। यानी जो पुच्छल तारा है इसमें जो धूल सब है, इन सबको जो सौर हवा है इसको नीचे की ओर ढकेलती है, जो हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होते हैं। जब कोई पुच्छल तारा सूर्य के करीब आता है तो उसकी बर्फ़ पिघलती है और वाष्पित होती है, जिससे लंबी पूंछ बनती है। यानी इसमें जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं पिघलेगी तो वाष्प बनेगी और गर्म हवा के कारण जो वाष्प है उसका प्रवाह नीचे की ओर होगा। तो इसमें एक पूंछ जैसी बनती हुई दिखाई देती है, जो सौर हवा और विकिरण के दबाव से सूर्य से दूर फेंक देती है। सूर्य एक आवेशित कणों की धारा और विकिरण उत्सर्जित करता है, जिसे सौर हवा कहते हैं। सौर हवा किसे कहते हैं? सूर्य आवेशित कणों की धारा और विकिरण उत्सर्जित करता है, उसी को सौर हवा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं? यानी सबसे पहले किसने बताया था कि जो पृथ्वी है और अन्य ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये सन है और बाकी जैसे ये अर्थ हो गया या अन्य ग्रह अदर प्लानेट हो गए, ये सब सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। किसने बताया था? गैलीलियो, कोपरनिकस, जोहान्स केपलर, आइजैक न्यूटन। तो बताइए किसने बताया था? यह बताया था कोपरनिकस ने, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। यह विचार कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं निकोलस कोपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने 1543 में अपनी पुस्तक में इस सूर्य केंद्रित सिद्धांत यानी हेलियोसेंट्रिक मॉडल का विस्तृत विवरण दिया था, जिसने सदियों से प्रचलित पृथ्वी केंद्रित मॉडल को चुनौती दी। यानी पहले क्या था? पहले था कि
पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है। लेकिन कोपर्निकस ने इसको गलत सिद्ध करके बताया कि सूर्य स्थित है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है। निकोलस कोपर्निकस एक पोलिश खगोलशास्त्री थे जिन्होंने यह सिद्धांत दिया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र के पास स्थित है और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने ग्रह कक्षा नियमों की खोज की? यानी ग्रहों के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो गैलीली, निकोलस कोपर्निकस, जोहान्स केपलर और आइजैक न्यूटन। तो ग्रहों का नियम एक केपलर ने दिया था, अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। अब ग्रहों का नियम क्या दिया था इन्होंने, आप इसको भी जान लीजिए। केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3। आप याद रखिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में कैसे घूमते हैं। उन्होंने 1609 में 2 नियम और 1619 में तीसरा नियम दिया। 1609 में 2 नियम, पहला और दूसरा, और 1619 में इन्होंने तीसरा नियम दिया था। क्या नियम दिया था? इनका नियम क्या है इसको देख लेते हैं। इनका जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है और सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है। तो इन्होंने बताया कि जो ग्रह हैं ये एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं और जो सूर्य होता है वो इनके एक फोकस पर स्थित होता है। दूसरा नियम, यह ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। दूसरा नियम यह है कि अगर कोई भी, मान लीजिए एक निश्चित समय में ए से बी तक कोई ग्रह घूमा, तो यहाँ सूर्य से मिलाएंगे तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, और मान लो इतने ही समय में यहाँ पी और ए क्यू ग्रह घूमा, यहाँ पर ए क्षेत्रफल बना, तो यानी इसका मतलब ए वाला क्षेत्रफल और ए दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। ठीक है। और तीसरा नियम इन्होंने दिया, इनका तीसरा नियम है, किसी ग्रह की परिक्रमा अवधि का वर्ग सूर्य से उसकी औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। यानी किसी ग्रह की परिक्रमा अवधि, मान लो परिक्रमा अवधि टी है, का वर्ग सूर्य से उसकी औसत, यानी जो ग्रह है, मान लो ग्रह यहाँ है और सूर्य यहाँ है, यहाँ से इसकी दूरी अगर हम r मान लें तो यह r के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। यह इनका तीसरा नियम है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा उस पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता। इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है जितना है उससे दुगना हो जाए, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता। कितना होता यह आपको बताना है। अब जितना है उसका दोगुना, अब जितना है उसका 4 गुना, अब जितना है उसका चौथा भाग, अब जितना है उसका आधा भाग। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, अब जितना है उसका चौथा भाग। ये कैसे होगा यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, 2 पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वीय बल होता है उसका निकालने का फार्मूला होता है F G m1m2/r²। यानी अगर जो 2 ग्रहों के बीच की दूरी है अगर r है, इसको डबल कर दिया जाए यानी 2r कर दिया जाए, तो जो F होगा r के स्थान पे 2r का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/4r², जो पहले का 1/4 होगा। ठीक है। चूँकि 2 पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल
चौथाई रह जाएगा। इसका कैलकुलेशन हम इसी फार्मूले से करते हैं। आप इसको याद रखिए, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, जो लोग फिजिक्स पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी एक चपटी गोलाभ है और पूर्ण गोल नहीं है। पृथ्वी एक चपटी गोलाभ है और पूर्ण गोल नहीं है, यह किस कारण से है? पहला कारण है पृथ्वी की घूर्णी गति, और जैसे ध्रुव के से भूमध्य रेखा की ओर जाएगी घूर्णी चाल बढ़ती जाती है। दूसरा है भूमध्य रेखा सूर्य से अपेक्षाकृत अधिक गुरुत्वीय घर्षण का अनुभव करती है। तीसरा, भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य प्रकाश की तीव्रता ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य प्रकाश की तीव्रता की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसमें बताना है कि कितने कथन सही हैं। इसमें कितने कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल तीन, केवल एक, दो और तीन। तो यहाँ पर केवल एक कथन यानी पहला वाला सही है, बाकी सब गलत है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक, पहला ही कथन सही है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, पृथ्वी की जो परिक्रमण धुरी है यानी ध्रुवीय दूरी सदा झुकी होती है। दीर्घवृत्तीय धुरी से 23 डिग्री पर, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.1 डिग्री पर, दीर्घवृत्तीय धुरी से 24.5 डिग्री पर और दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। तो यही 23.5 डिग्री पे हमारी जो पृथ्वी है वह झुकी हुई है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, युति वियुति यानी सिजगी, युति वियुति यानी सिजगी पद संदर्भित होता है। यानी सिजगी किसको कहते हैं? यानी जब देखिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, उस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है ना, यानी सिजगी की स्थिति क्या है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं, तो उस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। अतः इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खगोल विज्ञान में किसी गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में 3 या अधिक खगोलीय पिंडों का एक सीधी रेखा में होना, ठीक है, सिजगी कहलाता है। यह स्थिति अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान होती है, जो क्रमशः सूर्य ग्रहण यानी जो सूर्य ग्रहण होता है उसको युति कहते हैं और चंद्र ग्रहण को वियुति को जन्म देती है। यानी जब ये तीनों सीधी रेखा में होते हैं तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण। ये आप बताइए कि सूर्य ग्रहण में, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होती है, कब सूर्य ग्रहण होता है, कब चंद्र ग्रहण। यानी ये जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थितियां हैं, कब किसके बीच कौन आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है, कौन चंद्र ग्रहण होता है। तो ये आज आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको बताइए। अगला क्वेश्चन है, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है? देखिए, जब पृथ्वी, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो लघु ज्वार आता है, बृहद ज्वार आता है, समुद्र का जल गर्म होता है, उपयुक्त कोई नहीं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बृहद ज्वार आएगा क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। दीर्घ ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। अब देखिए, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा तीनों पे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, इसलिए ये ग्रहण आते हैं। क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, इसके कारण सूर्य, चंद्रमा दोनों की गुरुत्वाकर्षण बल मिलकर काम करते हैं, जिससे समुद्र में
ज्वार सामान्य से अधिक ऊंचा होता है। जो दीर्घ ज्वार होता है सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचा होता है। आप इसको याद रखिए। जो दीर्घ ज्वार होता है सामान्य ज्वार से कितना % अधिक ऊंचा होता है? 20% अधिक ऊंचा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण स्थिति में होने पर क्या होता है? समुद्र जल ऊपर उठता है, दीर्घ ज्वार आता है, लघु ज्वार आता है। जब समकोण स्थिति में होते हैं तब यहाँ पे लघु ज्वार आता है। ठीक है ना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर है लघु ज्वार कब आता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक समकोण पे बनते हैं, यानी चंद्रमा अपनी पहली या तीसरी तिमाही में होता है। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होता है और एक दूसरे के प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द कर देता है, जिससे ज्वार की ऊंचाई कम हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? सूर्य के प्रभाव से, सूर्य की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्री बल था अपकेंद्री बल से। तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्री बल तथा अपकेंद्री बल से। ठीक है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। महासागर में ज्वार भाटा का मुख्य कारण चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटा का प्रमुख कारण है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के करीब है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसमें भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने जब चंद्रमा पर कदम रखा था उस समय किसने कहा था कि आदमी के लिए छोटा कदम है परंतु मानवता के लिए बड़ी छलांग है? इंदिरा गांधी, एडविन एल्ड्रिन, रिचर्ड एम निक्सन और नील आर्मस्ट्रांग। तो ये नील आर्मस्ट्रांग का कथन है, यही चंद्रमा पर पहली बार कदम रखे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी से कितने समय में पहुंचता है? 500 सेकेंड, 400 सेकेंड, 1 घंटे, 1.34 सेकेंड में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1.34 सेकेंड में पहुंचता है। कैसे, इसको समझ लेते हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है और प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जिसके आधार पर गणना की जाती है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? समय निकालेंगे। समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है। दूरी कितना है? 3,84,000 और स्पीड कितना है? 3 लाख। 3,84,000 में 3 लाख से भाग दे देंगे तो ये लगभग 1.3 सेकेंड आएगा, तो जिससे समय ज्ञात हो जाएगा। अब चंद्रमा के बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करता बल्कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। यह पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27.3 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है और इसी समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा का एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रहता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6 होता है। चंद्रमा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जहां मनुष्य ने कदम रखे हैं, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रमा पर जीवाश्म नहीं है, वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सेलेनोलॉजी किसको कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को। ठीक है। तो यह चंद्रमा से रिलेटेड फैक्ट आ गए हमारे। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है?
पृथ्वी पर, सूर्य पर, जुपिटर पर और चंद्रमा पर। तो यह चंद्रमा पर स्थान है। ठीक है, इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा के पूर्वी हिस्से में एक बड़ा क्रेटर है जो बेसाल्टिक लावा के मैदान से बना हुआ है। यह वह स्थान है जहां पहली बार इंसान, यानी जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, वह कौन सा स्थान है? यह वह स्थान है जहां पर इंसान चंद्रमा पर उतरे थे अपोलो 11 मिशन के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए उस स्थान को नाम दिया गया सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक चमकदार दिखाई देता है। अधिक चमक क्यों? अपसौर, उपसौर, उपभू और अपभू। तो कब चमकदार दिखाई देगा? जब पृथ्वी के जो चंद्रमा है पृथ्वी के नज़दीक होगा। ठीक है, तो वह स्थित कौन सी होती है? उपभू। हमने समझाया भी, अपसौर, उपसौर, उपभू और अपभू। अप माने दूर होता है, यानी जब सूर्य और पृथ्वी, यहाँ पे देख लीजिए, सूर्य और पृथ्वी अधिक दूरी पर होंगे तो यह अपसौर की स्थिति कहलाएगी। जब सूर्य और पृथ्वी पास पास होंगे तो अपसौर की स्थिति कहलाएगी। इसी तरह से जब चंद्रमा और पृथ्वी पास पास होगी तब वह स्थिति क्या कहलाएगी? उपभू कहलाएगी। और जब चंद्रमा और पृथ्वी दूर होंगे तो वह स्थिति अपभू कहलाती है। तो ये चारों स्थितियां आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ से मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला, अब इसी का हम व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर उसी को हमने जो समझाया वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। अपसौर किसको कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है तो उसको अपसौर। यह स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और उपसौर भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो उसको उपसौर कहते हैं। और यह स्थिति कब उत्पन्न होती है? 3 जनवरी को। उपभू, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है तो उपभू कहलाता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो वह अपभू कहलाता है। तो ये चारों पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए एकदम। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण का है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा ही कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे ये भी सही है, पहला भी कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो इस कारण से जो चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ये इसका कारण नहीं है। तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इसको समझ लीजिए। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं, तब उस स्थिति को किस नाम से पुकारा जाता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर स्थित होते हैं, मतलब एक सीध में स्थित होते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? यह हमको बताना है। तो बताइए, जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर, यानी यहाँ पे इसको ऐसे समझिए तो ज़्यादा सही है। इसमें कहा जा रहा है जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर, यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये स्थित होती है। तो यह स्थिति कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा और अर्थ के बीच में, धरती के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो वह स्थिति चंद्र ग्रहण की होती है। तो यह स्थिति सूर्य ग्रहण की होती है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। तो सूर्य ग्रहण, तो यह सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या कहलाती है? युति कहलाती है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। समझ में आया? इसमें फिर से इसको समझ लीजिए। इसमें कह रहा है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक ही ओर, यानी पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य और चंद्रमा स्थित हैं। तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो जब इसका मतलब हो गया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया है, तो सूर्य की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी और यह स्थिति क्या कहलाती है? यह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। सूर्य ग्रहण को क्या कहते हैं? युति कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए व्याख्या इसकी। सिजगी, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं तो उस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। युति क्या है? यह एक खगोलीय स्थिति है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, यानी सूर्य ग्रहण, इस स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है। अब युति क्या होती है? इसमें पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो इस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो यानी जो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है उसको युति कहते हैं और जो चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है उसको बी युति कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन। चंद्रमा या सूर्य के चतुर्दिक प्रभामंडल का निर्माण होता है, यानी सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर एक प्रभामंडल का निर्माण होता है। ये देखिए आईएएस में एग्जाम पूछा गया है। तो इसका कारण क्या होता है? हिम कणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से, जल कणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से, हिम कणों द्वारा प्रकाश के विवर्तन से, जल कणों द्वारा प्रकाश के विवर्तन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी हिम कणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से, रिफ्रैक्शन से। इसकी हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रभामंडल बनने का कारण, प्रभामंडल बनने का क्या कारण है? यह घटना तब होती है जब आसमान में पतले ऊंचे बादल हों जिसमें लाखों छोटे छोटे खड़भुजाकार बर्फ के क्रिस्टल हों। जब सूर्य या चंद्रमा का प्रकाश इन बर्फ के क्रिस्टलों से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तित यानी रिफ्रैक्ट हो जाता है, यानी मुड़ जाता है। यह अपवर्तन आमतौर पर लगभग 22 डिग्री के कोण पर होता है। प्रकाश की इन क्रिस्टलों से परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट भी होता है, जिससे यह और अधिक चमकीला होता है। यानी इसका कारण आप रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये दोनों कारण समझ सकते हैं। अगला है, चंद्रमा की से एक व्यक्ति को आकाश दिखेगा, यानी कोई व्यक्ति अगर चंद्रमा पर है तो वहाँ से चंद्रमा से अगर आकाश को देखेगा तो आकाश कैसा दिखाई देगा? नीला, नारंगी, सफ़ेद और काला। तो चंद्रमा से आकाश को देखने पे काला दिखाई देगा, अतः इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रमा से आकाश काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में मौजूद धूल और गैस के कणों से टकराकर बिखर जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी जो पृथ्वी पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो आकाश नीला दिखाई देता है वो होता है। लेकिन चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता ही नहीं है, जिसके कारण चंद्रमा पर वायुमंडल और प्रकीर्णन की कमी के कारण प्रकाश नहीं बिखरता, इसलिए आकाश काला ही दिखाई देता है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा बेलीज बीट्स। बेलीज बीट्स क्या हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात चंद्रमा की घाटियों या गर्तों से होकर पृथ्वी तक आता प्रकाश, सूर्य से निकलने वाली ज्वालाएं, सूर्य ग्रहण के समय का अंधेरा और सूर्य से विकिरित अल्ट्रावायलेट किरणें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात
चंद्रमा की घाटियों या गर्तों से होकर पृथ्वी तक आता प्रकाश। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान हीरे की अंगूठी जैसा प्रभाव उत्पन्न होने से पहले सूर्य के प्रकाश के छोटे छोटे कणों का एक क्रम देखा जा सकता है, जिन्हें बेलीज बीट्स कहा जाता है। यह मोती एक एक करके तेजी से गायब हो जाते हैं जब तक कि केवल एक ही मोती शेष न रह जाए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब, देखिए अभी हमने बताया था, जब सूर्य चंद्रमा और सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की छाया धरती पर नहीं पड़ती है, तो यह स्थिति सूर्य ग्रहण की होती है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा, तो यही ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ व्याख्या भी देख लीजिए आप। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश अवरोध हो जाता है और पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ती है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को होता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। और इसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी पर पड़ी छाया के दो भाग होते हैं। अम्बरा, वह हिस्सा जहाँ सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है। अम्बरा वह स्थिति होती है जब सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है और इस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। पेनुम्ब्रा क्या है? वह हिस्सा जब सूर्य आंशिक रूप से ढका होता है और आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण के प्रकार, सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता है, उसके चारों ओर चमकदार अंगूठी दिखाई देती है, तो वह वलयाकार कहलाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को ढकता है तब यह आंशिक सूर्य ग्रहण होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही पड़ता है। आप इसको याद रखिए। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। पृथ्वी की सतह समान नहीं है, बल्कि उसमें उभार एवं अवनमन है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का प्रक्षेप पथ पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिधि क्षेत्र तक पहुंच सकती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला वाला ऑप्शन ए सही है। पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण एक सीमित क्षेत्र में ही दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा की छाया, जिसे अम्बरा कहते हैं, बहुत छोटी होती है और पृथ्वी केवल एक संकीर्ण पथ पर ही पड़ती है। यह संकीर्ण पथ, जिसे पूर्णता का पथ या पाथ ऑफ टोटलिटी कहते हैं, वह क्षेत्र है जहाँ से चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक पाता है। इस पथ के बाहर चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को ही ढक पाता है, जिससे आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आज की हमारी यह क्लास रही। बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्न हमने लिए हैं। ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इनकी संभावना 90% है कि ये अक्सर आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार अवश्य देखिए। अगर ये आपका तैयार हो जाएगा तो इस टाइप के जो भी प्रश्न आएंगे, क्योंकि हमने इसमें एकदम डिटेल भी बता दिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ बताया है, तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब आप कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।